लास्ट अक्षांशों के संदर्भ में था और देशांतर कुछ स्टार्ट किया था, है ना। देशांतर क्या क्या है उस पर देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले यही था कि जितनी भी देशांतर रेखाएं होती है वो भी हमारी अक्षांश रेखाओं की भांति ही कैसी होती है, काल्पनिक या काल्पित रेखाओं के तौर पर काउंट की जाती है। और कुछ रेखाएं हैं जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम और कुछ बहुत सारे नामों के साथ में जानते हैं। ग्रीनविच लाइन है, जीएमटी लाइन है, या फिर हम इसे प्राइम मेरिडियन लाइन के तौर पर जानते हैं। जब हम इस जीएमटी लाइन से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है, बढ़ेगा। अगर टाइम बढ़ रहा है तो हमने इसे बोला पोस्ट मेरिडियन लाइन, अगर टाइम में कमी आई तो हमने इसे बोला एंटी मेरिडियन लाइन के नाम से जाना भी है, ठीक है। फिर कैसे टाइम बढ़ता है, कैसे टाइम घटता है, तो हमने कहा कि हमारे ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है, और एक दिन में लगभग 24 घंटे का समय होता है। यानी एक घंटे में सूर्य की किरणें 15 डिग्री देशांतर रेखा को क्या करती है, पार करती है। और 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य की किरणों को 4 मिनट का समय लगता है। अगर आप कहीं भी खड़े हो और वहां से ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो 4 मिनट का समय ज्यादा लगेगा, और कहीं भी खड़े हो और वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो 4 मिनट का समय कम लगेगा, है ना। ईस्ट और वेस्ट के बीच में इतना हमें अंतर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जनरली सवाल पूछे जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो इतना बजा है, वहां खड़ा है तो क्या टाइम हमें देखने को मिलता होगा, ठीक है। फिर भारत की मानक समय रेखा के संदर्भ में बात की थी कि भारतीय मानक समय रेखा है क्या, क्या चीजें हैं, किस तरीके से मामला है, ठीक। हाँ, आप कोई बात नहीं, आपको ये जो है ना, इसके लिए जगह खाली छोड़नी है, फिर लाइन लिखना चालू कीजिएगा। हाँ जी, हाँ। और दिन रात का छोटा बड़ा पृथ्वी के गुण दिन रात का बनना तो परिभ्रमण गति के कारण है, और दिन रात का छोटा बड़ा परिक्रमण गति के कारण होता है। वो 15-15 दिन का टाइम है, वो भी हमारे अर्थ के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ही होता है, परिक्रमण गति के। हाँ, मौसम जो भी क्लाइमेटिक चेंज होगा वो भी, तो थोड़ा सा गैप रखिएगा फिर लिखिएगा। गैप का मतलब, हाँ हाँ, बस इतना, ये बना ही देना, बाद में गैप रख लो, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ दो, 15-20 लाइनें जो भी है, 10-15 लाइनें, फिर आगे लिखना चालू कीजिएगा। ग्लोब पर या पृथ्वी पर, ग्लोब पर या फिर पृथ्वी पर खींची गई, ग्लोब पर या पृथ्वी पर खींची गई वे समस्त काल्पनिक रेखाएं जो, ग्लोब पर या पृथ्वी पर खींची गई वे समस्त काल्पनिक रेखाएं जो, वे समस्त काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं, ध्रुव से पोल, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं, उन्हें उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है, उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कॉमा, 0 ग्रीनविच रेखा कॉमा 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कॉमा जीएमटी लाइन तथा तथा प्रधान
याम्योत्तर ऑब्लिक मध्यान्ह प्रधान याम्योत्तर ऑब्लिक मध्यान्ह रेखा, आपकी जो इच्छा पड़े वो। प्रधान याम्योत्तर रेखा ऑब्लिक मध्यान्ह रेखा, ब्रैकेट में लिख लो प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज कर दिएगा। प्राइम मेरिडियन लाइन से, प्राइम मेरिडियन लाइन से, प्राइम मेरिडियन लाइन से पूर्व की ओर यानी ईस्ट, प्राइम मेरिडियन लाइन से पूर्व की ओर जाने पर, पूर्व की ओर जाने पर समय में, पूर्व की ओर जाने पर समय में वृद्धि होती है, अतः इसे, पूर्व की ओर जाने पर समय में वृद्धि होती है, अतः इसे पोस्ट मेरिडियन लाइन, अतः इसे पोस्ट मेरिडियन लाइन, अतः इसे पोस्ट मेरिडियन लाइन कहा जाता है, कॉमा लगाना, पोस्ट मेरिडियन लाइन कहा जाता है। वहीं वहीं पश्चिम की ओर जाने पर, वहीं पश्चिम की ओर जाने पर, वहीं पश्चिम की ओर जाने पर समय में, वहीं पश्चिम की ओर जाने पर समय में कमी दर्ज की जाती है, पश्चिम की ओर जाने पर समय में कमी दर्ज की जाती है, कमी दर्ज की जाती है, अतः इसे, अतः इसे एंटी मेरिडियन लाइन के नाम से, एंटी मेरिडियन लाइन के नाम से एंटी मेरिडियन लाइन के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। पूर्ण विराम। यानी एक तो है पोस्ट मेरिडियन लाइन, एक है एंटी मेरिडियन लाइन। पोस्ट मेरिडियन लाइन का मतलब है यहाँ, हाँ, समय क्या है, आगे है, और एंटी मेरिडियन लाइन का मतलब समय है पीछे की ओर है। कहाँ से आगे है, कहाँ से पीछे है? ग्रीनविच रेखा से 0 डिग्री से क्या है, आगे या पीछे की तरफ हमें देखने को मिलती है। क्या ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो ग्रीनविच रेखा है, क्या ये ग्लोब को 2 भागों में बांटती है? इसका जो पूर्वी भाग है वो पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिमी भाग पश्चिमी गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो एक और लाइन लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। 0 डिग्री देशांतर रेखा के माध्यम से, 0 डिग्री देशांतर रेखा के माध्यम से, 0 डिग्री देशांतर रेखा के माध्यम से ग्लोब को, 0 डिग्री देशांतर रेखा के माध्यम से ग्लोब को 2 भागों में, ग्लोब को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, बांटा जाता है। ग्लोब को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, कॉमा लगाना।
विभक्त किया जाता है। इसका पूर्वी भाग, इसका पूर्वी भाग पूर्वी गोलार्ध, और पूर्वी गोलार्ध के ब्रैकेट में लिखिएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसका पूर्वी भाग पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर तथा पश्चिमी भाग पश्चिमी भाग पश्चिमी गोलार्ध अर्थात वेस्टर्न हेमिस्फीयर। पूर्वी भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग पश्चिमी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाने जाते हैं, के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक सवाल लिखिएगा। पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 179, ऑप्शन बी 180, 179, 180, 181 और उसके बाद में 360। तब आंसर क्या होगा? 360। यानी ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। ठीक है, और एक दिन में कितने घंटे का समय होता है? 24 घंटे का समय होता है। ठीक है, लगभग लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। सूर्य की किरणों को 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करने में 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करने में लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लैटिट्यूड नहीं, हाँ 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करने में 24 घंटे का 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे का समय लगता है। अर्थात इसी में लिखिएगा, अर्थात सूर्य की किरणें अर्थात सूर्य की किरणें 1 घंटे में अर्थात सूर्य की किरणें 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर रेखा को अर्थात सूर्य की किरणें 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर रेखा को पार करती हैं या सूर्य की किरणें 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर रेखा को पार करती हैं या 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में या 1 डिग्री
देशांतर रेखा को पार करने में 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य की किरणों को 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य की किरणों को 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य की किरणों को 4 मिनट का समय लगता है। अब ये तो हमने कल तक की क्लासेस में सारा पढ़ चुके थे कि कौन सा मामला क्या था, किस तरीके का मामला था। अब देखिए, एक रेखा तो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और बाकी सारी रेखाएं कौन सी है? अन्य देशांतर रेखाएं, अदर लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। तो इस तरफ में भी यही मामला होगा। अब यदि हमें कोई सवाल पूछे कि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं, और दूसरा 2 देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती, डिस्टेंस कितनी होती है? इक्वेटर लाइन पर 111.32 किलोमीटर होती है। और नहीं, 111 होती है ना। वहां 111 ही ध्यान रखना, यहाँ 111.32 ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी कहाँ पर है? हाँ, ये जो डिस्टेंस है ना ज्यादा, ये कहाँ पर हमें है? इक्वेटर लाइन पर हमें इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। भाई यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रही है। जैसे जैसे आप इससे ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे दूरी क्या होती जा रही है? हम यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कम होती है, जबकि अक्षांशों में ऐसा कुछ भी, वहां पे सभी जगह क्या होती है? बराबर होती है, समान रहती है। बात समझ में आई यहाँ तक? कम हो रही है ना। यहाँ 111.32 है, यहाँ पर 0 हो जाती है, ध्रुवों पर 0 किलोमीटर हो जाती है। वहां 2 अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या कहा था हमने? कटिबंध या जोन कहते हैं। इसे हम कहते हैं गौर। अब इसको गौर मत पढ़िएगा, हिंदी में भी क्या पढ़ते हैं? और ही पढ़ते हैं। तो 2 अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र को कटिबंध या जोन कहते हैं, जबकि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को गौर के नाम से। ये डायग्राम छापिए, फिर नोट करके एक लाइन लिखिएगा। तो शरीफ लगते हैं कि नहीं लगते हैं? पढ़ने वाला लगता है ना। मेरे को भी बस एक आध चश्मा से लाना चाहिए, उससे क्या होगा, लोगों को थोड़ा सा लगेगा
हाँ, कि भले ही चाहे पढ़े ना पढ़े, लेकिन चश्मा लगा रखा है तो आदमी इंटेलिजेंट। हाँ, ये सोच अलग है। आप लिया लिया सर, नोट्स नोट लगा के नीचे लिख लो। 2000 की मत लगाना क्योंकि बंद हो गई है 2000 की नोट, है ना। 500 के लगा दो, इससे क्या थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। 2000 के नोट को सरकार ने क्या कर रखा है, बैन कर रखा है। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण के समय मोदी जी ने एक भाषण आकर के 8 बजे जैसे ही बोला, भाषण दिया कि आज से 500 और 1000 रुपए की पुरानी नोटें लीगल टेंडेंसी नहीं रहेगी। तो लीगल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है? वेद मुद्रा। लीगल टेंडेंसी का मतलब है वेद मुद्रा। तो जो भी, हाँ, तो जो भी आरबीआई नोटें जारी करती है वो तमाम लीगल टेंडेंसी के तहत जारी की जाती है। वो प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है, अलग अलग प्रकार का आरबीआई के तहत नोटों की छपाई के लिए सिस्टम चलता है। अब नहीं रखते इतना। हाँ, पहले ऐसा सिस्टम था कि जितना गोल्ड चाहिए था, वो आगे पढ़ेंगे हम, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ेंगे उसमें वो सारा का सारा चीजें आती जाएगी, है ना। तो उसमें पढ़ेंगे क्या सिस्टम है, आरबीआई का पहले सिस्टम क्या था, अभी क्या है, सिक्के कहाँ कहाँ पर बनते हैं। उसकी वैल्यू का गोल्ड रखते थे। हाँ, उसकी वैल्यू का गोल्ड पहले स्टार्टिंग में उतना रखना पड़ता, पहले उतना रखना पड़ता था। अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। लिखिएगा नोट करके। दो देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को, दो देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को, दो देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को, मध्य स्थित क्षेत्र को गौर, इंग्लिश दोनों में लिखिएगा, और कहते हैं, और कहते हैं, वहाँ लगाना, इनके मध्य दूरी के मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। इनके मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। होती है, होती है करिएगा, होती है पूर्ण विराम, फिर ब्रैकेट में लिखिएगा, जो भूमध्य रेखा पर है। जो भूमध्य रेखा पर है। यहाँ तो राजस्थान में तो जनरली ये ट्रेंड नहीं है कि अगर कुछ भी आप जैसे लिखते हैं तो उसमें कॉमा, इसका कोई वेटेज नहीं है। अभी इतना देखते नहीं है कि आप आईएएस का मेंस लिखते हो ना, तो उस मेंस में इस कॉमा का भी बड़ा फर्क होता है, कैसे लाइनों को इंटरलिंक किया जाता है। तो आप कभी भी देखना, मैं हमेशा कई बार चीज़ें इंटरलिंक करने के लिए कहता हूँ, जहाँ कॉमा लगानी है तो कॉमा ही लगाओ। आप देख रहा हूँ कि जब जब मैं कहता हूँ कॉमा लगाओ, वहाँ फिर पूर्ण विराम लगा देते हो।
है ना। उतना नहीं है वेटेज, बाकी आईएएस में तो भर भर के है इसका वेटेज। ऐसा कोई ध्यान नहीं दे, वो हिंदी ग्रामर पढ़ाते समय, व्याकरण पढ़ाते समय, वो तो सर फिर जब भी पढ़ाते हैं तब तो उनको डिटेल में देखते हैं, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। जनरली जो शब्द प्रचलन में हैं उनको आप भर भर के लिख सकते हैं। एक और नोट करके लिखिएगा नीचे, मध्य रेखा से, मध्य रेखा से, मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, वो मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य, वो मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य, देशांतर रेखाओं के मध्य कमी दर्ज की जाती है। देशांतर रेखाओं के मध्य कमी दर्ज की जाती है। कमी दर्ज की जाती है। जो कॉमा लगा के लिखिएगा, जो भूमध्य रेखा पर, सॉरी, जो ध्रुवों पर, जो ध्रुवों पर 0 किलोमीटर, जो ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती है। ठीक है, जो ध्रुवों पर 0 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। अब अगर मैं इतने तक की ही बात करें, अगर अक्षांश और देशांतरों से मिला करके एक सवाल पूछ लो तो आंसर तो दे ही दोगे, मुझे लगता है ऐसा। कोशिश करोगे तो लिखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर पहला, ये नहीं, पहला, कथन नंबर पहला, अक्षांशों तथा देशांतरों के माध्यम से, अक्षांशों तथा देशांतरों के माध्यम से, अक्षांशों तथा देशांतरों के माध्यम से किसी भी क्षेत्र विशेष की, किसी भी क्षेत्र विशेष की स्थिति के संदर्भ में, किसी भी क्षेत्र विशेष की स्थिति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी क्षेत्रों की स्थिति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। कथन नंबर दूसरा, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से अक्षांश रेखाओं के माध्यम से जलवायु तथा, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से जलवायु तथा देशांतर रेखाओं के माध्यम से, तथा देशांतर रेखाओं के माध्यम से देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय के संदर्भ में,
समय के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। ये दो स्टेटमेंट है और नीचे लिखिएगा, उपर्युक्त कथनों में से उपर्युक्त कथनों में से उपर्युक्त कथनों में से उपर्युक्त कथनों में से असत्य कथन की असत्य कथन की पहचान करें। पहचान करें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। कौन सा? मार कौन सा सर? ये तो आंसर चाहिए डी। फिर सोच ले, कंफर्म है? ओम। मुझे तो सर पहले समझ में आएगा तब तो मैं लग रहा है। तो मैं इंग्लिश में, अब देखिए मेरे पास दो ही लैंग्वेज है, तीसरी लैंग्वेज है कि मारवाड़ी में लिखवाऊं। नहीं, मैं वहां की भी लिखवा दूँ, चिंता मत करो। जोधपुर वाली चाहिए आपको, वो भी लिखवा देंगे। मुझे क्या पता। हमने लास्ट पढ़ा था जब हमने एक चर्चा की थी कि अगर मान लो मुझे किसी भी क्षेत्र विशेष स्थिति के बारे में पता कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक्स वाई जेड जगह में खड़ा हूँ, और इस एक्स वाई जेड के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ? तो हमारे पास में ग्लोबल पोजीशन सिस्टम है, पीएस है। पीएस पर बहुत सारी देशांतर रेखाएं हैं ऐसे, और ऐसे बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो प्रत्येक अक्षांश रेखा किसी न किसी देशांतर रेखा को किसी एक निश्चित स्थान पर काटती होगी, और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्र की स्थिति के बारे में पता करते हैं। मुझे, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे कैसे पता चला? आप कहते हो ना कि भाई जीपीएस लोकेशन मंगवा दे, वो जीपीएस लोकेशन में है क्या? उस क्षेत्र का अक्षांश और उसी क्षेत्र का देशांतर ही तो है ना, वो उसका जीपीएस लोकेशन। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे अक्षांशों के संदर्भ में कि मुझे किसी भी क्षेत्र की जलवायु पता करनी है, तो ये एक अक्षांश है, एक ये अक्षांश है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? किसी भी क्षेत्र की जलवायु के निर्धारण के लिए हम अक्षांशों का प्रयोग करते हैं, अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा था ना कि भाई उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीत जलवायु, तो वो कैसे पता चला? अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही तो पता चला था। यानी कि पहला स्टेटमेंट दे रखा कि अक्षांशों और देशांतरों के माध्यम से स्थिति का पता कर सकते हैं। सही बात है।
पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा स्टेटमेंट के अक्षांशों के माध्यम से जलवायु के संदर्भ में जानकारी लेते हैं, जबकि देशांतरों के माध्यम से समय के बारे में क्या करते हैं, देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देशांतर रेखाएं लिखा है, समय लिखा है, होती है ना। भाई मान लो कल ही अपन ने बात की थी कि भारत का मानक समय क्या होगा, तो भारत की एक कोई मानक समय रेखा होगी, और वो कौन सी है, प्रयागराज या नैनी से 82.5 डिग्री है। इसी को आधार मानकर हम भारत में टाइम का डिसीजन करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, राइट है। हाँ, लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है, असत्य कथन की पहचान करनी है, तो दोनों ही असत्य नहीं है, इसका मतलब न तो एक नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हाँ, दोनों ही राइट है, इसका मतलब ऑप्शन डी कौन सा होगा, राइट आंसर। आ गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को 2.5 लॉन्गिट्यूडनल लाइन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कहा जाता है। भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है, कॉमा, जो उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ब्रैकेट में लिखिएगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ब्रैकेट में लिखिएगा इलाहाबाद के निकट, के निकट मिर्जापुर, के निकट मिर्जापुर या नैनी से होकर, मिर्जापुर या नैनी से होकर, मिर्जापुर या नैनी से होकर गुजरती है। पूर्ण विराम इसी में लिखिएगा। यह मानक समय रेखा, पैराग्राफ चेंज नहीं, पैराग्राफ हुई। यह मानक समय रेखा, यह मानक समय रेखा भारत के, यह मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती, 5 राज्यों से होकर गुजरती, जिनका 5 राज्यों से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर, जिनका उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निम्न है। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निम्न है, मतलब ये कौन कौन से राज्यों से होकर के हमें गुजरती हुई देखने को मिलती है, उन राज्यों का नॉर्थ टू साउथ राइट सीक्वेंस हमें कौन सा देखने को मिलता है। तो मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है, मानने में क्या जाता है, मैथ पढ़ते थे पहले और पढ़ते थे ना, माना कर मूल्य बराबर 100 रुपये, नहीं, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर 5 राज्य कौन से, सबसे पहला उत्तर प्रदेश है,
के बाद में के बाद में छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और इन्हीं 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। हाँ, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 5 नाम नीचे लिख लो। नंबर पहला यूपी, नंबर सेकंड एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और देश। प्रश्न में दे दूं आपको? राज्य है ना। देख लो। यूपी, छत्तीसगढ़ और कोई मिल गया क्या छठा? अपन तो कहीं पे भी किस कर सकते हैं, अपने क्या यहाँ भी सकता है, लेकिन जो है वो है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। अब एक तो यहाँ से कुछ जो सवाल बनने वाले थे वो देख। अब सवाल कुछ अलग तरीके के बनते हैं। यहाँ पे सवाल बनता है कि मान लो वो वहाँ खड़ा है तो इतने बजे हैं, वो वहाँ खड़ा है तो क्या समय होगा। ऐसे 4-5 प्रश्न देखते हैं, और 4-5 प्रश्न मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में आप उन प्रश्नों में कभी भी कंफ्यूजन हो पाओगे। पहले 5-7 प्रश्न एक साथ लिख लेते, 4-5 प्रश्न लिखिएगा। गैप छोड़ते जाना, मैं बता दूंगा इतना गैप छोड़ना। प्रश्न नंबर पहला प्रश्न लिखिएगा। यदि यदि लंदन में यदि लंदन में रात्रि के यदि लंदन में रात्रि के 1:30 हो तो 7:30, रात्रि के 1:30 हो तो 1:30 हो तो भारत में क्या समय होगा? भारत में क्या समय होगा? जरूरी नहीं, अभी बताऊंगा कि। ठीक है, 4 एक लाइन छोड़िएगा, फिर 4-5 लाइन छोड़ देना, फिर अगला सवाल लिखना। हाँ, कितने बजेंगे? 4 एक लाइन छोड़ दो, कैसे है बाकी भी समझ लेंगे अपने। अगला प्रश्न लिखिएगा। राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी पश्चिमी बिंदुओं के मध्य
पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदुओं के मध्य कितना समय अंतराल है? आगे आगे वाले दो सवालों के जवाब आएंगे फिर। 5-6 लाइन छोड़ देना, अगला सवाल लिखना। लाइन छोड़ देना, अगला सवाल लिखना। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदुओं के मध्य भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदुओं के मध्य ईस्टर ये भी अपने इंग्लिश किस काम? भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदुओं के मध्य कितना समय अंतराल होगा? बिल्कुल नहीं डालना है। क्यों डालना? कितना समय अंतराल होगा? डाल देना, फिर चेक करके देना, आपके पास में सफिशिएंट टाइम मिलेगा। अब ये 3 सवालों के जवाब तो मुझे लगता है कि आप आसानी से दे पाओगे। ठीक है, अब चौथा सवाल, इसके लिए 5-6 लाइनें छोड़ देना। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बीच। अब अंतिम क्वेश्चन लिखिएगा और इसका जवाब, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति 150 डिग्री यदि कोई व्यक्ति इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट यदि कोई व्यक्ति 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा वेस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन यदि कोई व्यक्ति 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पश्चिमी देशांतर रेखा पर खड़ा है, पश्चिमी देशांतर रेखा पर खड़ा है और वहां पश्चिमी देशांतर रेखा पर खड़ा है और वहां आज क्या डेट है? 11 मई 2024 और टाइम क्या हुआ है? मान लेते हैं अपन 3 बजे, तीन तीन ही मान लेते हैं। और वार क्या है? शनिवार। देखिएगा, और वहाँ 11 मई 2024 को 11 मई 2024 को शनिवार तथा पर के पर के 3 बजे हैं लगाना। तो ठीक इसी समय पर इसी समय पर इसी समय पर 150 डिग्री ठीक इसी समय पर 150 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर खड़े पूर्वी देशांतर रेखा पर खड़े सन पूर्वी देशांतर रेखा पर खड़े व्यक्ति के पास पूर्वी देशांतर रेखा पर खड़े व्यक्ति के पास क्या घटनाक्रम होगा? पूर्वी देशांतर रेखा पर खड़े व्यक्ति के पास क्या घटनाक्रम होगा? पहले का आंसर एक एक देते जाइए, तो आप क्या दिक्कत? पहले का तो दे दिया आपने, तो और ओम को चारों के आंसर देती है।
अभी मुझे टाइम बाद में याद आ जाएगा। मई के अब देखिए जवाब। पहला सवाल तो यही था कि पहला सवाल क्या था, यदि लंदन में रात्रि के 1:30 हो तो भारत में क्या समय हो? और हमें, हाँ जी, सबके लेवल के हैं, ये टॉपिक बहुत बेसिक लेवल का है। ठीक है, लंदन कहाँ पर है तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री पर हमें क्या देखने को, ग्रीनविच लाइन पर इंग्लैंड की राजधानी लंदन देखने को, और भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट, और लंदन में क्या टाइम दे रखा है, रात का 1:30 PM। भारत में क्या समय होगा, तो लंदन भारत से कितना आगे है, 82.5 डिग्री आगे की तरफ में, आगे की तरफ में, इसका मतलब टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, टाइम में वृद्धि दर्ज की जाएगी। अगर टाइम बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो हमने कल की क्लास में देखा था कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 330 मिनट क्या करनी है, हमें बढ़ानी है। अब 330 मिनट का मतलब है 5.5 घंटे, 5.5 घंटे बढ़ा दो आगे, 82.5 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, 4 से। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए, 8। 8 और 4 को, हाँ, लेकिन आधा भी तो है ना, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो आधी डिग्री मतलब 2 मिनट, तो कुल कितनी मिनट हो गई, 330 मिनट हो गए। अब इसको घंटे में चेंज कर लो, तो डिवाइड बाई कितने का भाग दे दो, 60 का, क्या होगा, 5 घंटे और 6 30 पीछे बच गए, तो 5 घंटे और 30 मिनट, तो 5 घंटे और 30 मिनट इसमें क्या करना है, एड ऑन करना है, तो जोड़ लो 5 घंटे और 30 मिनट, और एक साथ नहीं भाई, 5 और एक 6 और एक 7, तो क्या टाइम होगा, उल्टा भी पूछ सकता था। अब वो पूछ देता कि भारत में सुबह के 7 बजे तो लंदन में क्या समय होगा, तो 5.5 घंटे माइनस करना है, माइनस या प्लस, दोनों में से कुछ भी, माइनस में, दोनों कोई भी हो। भाई अगर आपको यहाँ का दे रखा है और इधर जाना है, माइनस करो, यहाँ का दे रखा है इधर जाना है, प्लस कर लो, यहाँ का दे रखा है इधर जाना है, प्लस कर लो, कहीं से भी कहीं पर ईस्ट में जा रहे हैं प्लस, कहीं से भी कहीं पर वेस्ट में जा रहे हैं माइनस। तो 2-3 लाइन छोड़ी थी उसमें ऐसे लिख लो। क्या हो गया, अच्छा, एक डिग्री बराबर 4, एक डिग्री का मतलब 4।
आगे होगा टाइम, 2 घंटे 14 मिनट तो हो नहीं सकते। वापस देख, क्या दूसरा आंसर? देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है ऐसे समझ, ये राजस्थान है, सब नहीं है, हैंडले हैं। हाँ, ये राजस्थान है और ये राजस्थान का ईस्ट और वेस्ट है। राजस्थान का जो वेस्टर्न पॉइंट जो प्रारंभ होता है वो होता है 69 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट से, और जो समाप्त होता है 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट पर होता है। अब इसको इसमें से घटा दो, 78 में से 78 डिग्री 17 मिनट में से आप 69 डिग्री 30 मिनट घटाओ, क्या 17 में से 30 मिनट जाती है क्या? नहीं। तो बचपन में वो लगते थे ना एक कैरी हासिल, इसका मतलब 1 डिग्री ले रहे हैं, 1 डिग्री का मतलब मिनट कितनी होगी, 60 मिनट होगी। तो 60 तो ये पहले से 17 थी, कितनी होगी 77, और 77 में से 30 गई, पीछे कितनी बची 47, और फिर 77 में से 67 गए, 69 गए, तो यानी कि राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बीच में जो देशांतरीय अंतर है 8 डिग्री और 43 सेकंड का है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर कितने से कर लूँ, 4 से, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? अब 7 चौक 8, 2, 4 चौक 16 और 2 18, ये तो क्या आ गई, मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी सेकंड, और 8 और ये 32, यानी एक आंसर तो क्या आ सकता है 32 मिनट और 188 सेकंड का आएगा। भाई अब ये 60 से ज्यादा है ना, इसको क्या हम मिनट में चेंज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो कितनी कर सकते हैं, 3 मिनट। तो दूसरा आंसर आ जाएगा इसका 35 मिनट 8 सेकंड। ये इसके क्या है, 2 आंसर है। हाँ, अगर अब उल्टा पूछता दे दिया होता कि राजस्थान के पश्चिमी बिंदु पर अगर सुबह के 8 बजे हो और पूर्वी बिंदु पर क्या समय होगा, तो उसमें आपको 35 मिनट और 8 सेकंड क्या करनी है, ऐड करनी है। अगर दे दिया कि यहाँ सुबह के 9 बजे हो तो यहाँ क्या समय होगा, तो आपको 35 मिनट और 8 सेकंड करनी है। सब जगह कहीं पर भी, कुछ भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर ऐसे, ये तो राज सीधे एग्जाम में सवाल है, ये तो सीधे सवाल है कि कितने डिग्री देशांतरों पर हमें देखने को मिलता है। ये अब राजस्थान पढ़ते समय बात करेंगे ज्यादा, अभी लिखवा है ना सवाल में, ये कॉमन चीजें। 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। आगे बढ़े।
क्या बड़े सेम आपको इंडिया के संदर्भ में भी करना है। अगर हमें कोई पूछे कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल वाला मामला है वो कितना है भारत का, भारत का वेस्टर्न पॉइंट कितने पर है और भारत का ईस्टर्न पॉइंट कितने पर है। वेस्टर्न पॉइंट कितने पर है, मैं कहा ये कितने पर 68 डिग्री और 07 मिनट ईस्ट पर है वेस्टर्न पॉइंट, और ईस्टर्न पॉइंट कितने पर है 97 डिग्री 25 मिनट पर है। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो 97 डिग्री 25 मिनट में से हमें 68 डिग्री 07 मिनट को क्या करना है, हटा देना है। कितना आ जाएगा, तो 25 में से 7 गए 18, क्या है 18 तो मिनट, और 97 में से 68 गए तो 29 क्या आ गई डिग्री, यानी 29 डिग्री और 18 मिनट है। तो मल्टीप्लाई कितने से 4 से करो, कितना आएगा भाई 18 इंटू 4 करना है 72, लेकिन 72 क्या आएगी सेकंड। अब 29 इंटू 4 करो 116, और ये क्या आएगी मिनट। अब 116 मिनट आई ना, तो पहला आंसर तो यही होगा। दूसरा आंसर क्या होगा इसका, एक इसको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दो तो 117 तो मिनट हो गई और 12 सेकंड हो गए। दूसरा आंसर ये है। तीसरा आंसर और क्या होगा, इसको भाई घंटे में भी तो चेंज कर सकते हैं ना, तो 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड है। तो कितने आंसर आ गए कुल मिला करके, यहाँ पर 3, तीनों में से कुछ भी दे सकता है। अगर आपको यहाँ का टाइम दे रखा हो और यहाँ का पूछा हो तो आपको 1 घंटे 57 मिनट और 12 सेकंड कम करने, वेस्ट का टाइम दे रखा हो और ईस्ट का पूछा हो तो 1 घंटे 57 मिनट और 12 सेकंड को जोड़ना है। हाँ कुछ भी हो सकता है। आप लिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल और भी बेहतरीन तरीके का था। अपनी बात थी किसकी, ओम की। अगर इसने सही बताया होता क्या हो जाती, अब खुद का घाटा करवा दिया, देख लो कितना सारा। मैं पूछूंगा तो उसी से तो मैं बोलूंगा भी तो इसी रिगार्डिंग में। हाँ नहीं तो मैं ऐसा क्यों कहता। देखिए अब इस प्रश्न में क्या पूछा था, वो प्रश्न में कह रहा है यदि 150 डिग्री वेस्ट, और एक बात दे रखी है 150 डिग्री, और वो कह रहा है कि 150 डिग्री वेस्ट पर जो डेट है वो है 11 मई 2024, बार है सैटरडे है, और टाइम क्या हो रखा था दोपहर के 3 बजे थे। का मतलब 3 PM का क्या हो रखा है, समय हो रखा है। और वो पूछ रहा है कि 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़े व्यक्ति के पास में हमें क्या घटनाक्रम देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर मैं 150 से 0 तक आता हूं तो मैंने कितने डिग्री देशांतर रेखा को पार किया 150, और 150 में कितना समय लगेगा 10 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 150 डिग्री में 10 घंटे। अगर मैं 10 घंटे जोड़ूंगा
तो कहाँ पर पहुंचूंगा, 0 पर। और अब अगर मैं इसमें फिर 10 घंटे जोड़ूंगा तो मैं फिर कहाँ पर पहुंचूंगा, यानी कि अगर मैं इस टाइम में कितने घंटे ऐड ऑन कर लूं तो मेरे पास ये सारी चीजें आ जाएगी। लेकिन इसमें एक लफड़ा ये है कि घड़ी में 12 घंटे का समय होता है और यहाँ पर लोग जोड़ते समय 10 की काउंटिंग में जोड़ लेते हैं। हाँ, ऐसे इन्होंने जोड़े थे, अगर 10 की काउंटिंग में जोड़ते तो नो आंसर आया था। अच्छा, 10 घंटे जोड़ लिए होंगे, वो गलत है ना। लेकिन जोड़ने कितने हैं, 24 घंटे। एक बार अपन गाँव में जो देसी रॉकेट साइंस नहीं होता कैसे जोड़ते हैं, अगर मैं इसमें 20 की जगह 24 जोड़ लूँ तो जोड़ने कितने हैं, 4 घंटे कम कर लो, सीधा रॉकेट साइंस है ना। क्या हो गया, 11। तो क्या आंसर आ जाएगा, लेकिन कौन से बार क्या हो जाएगा, और बात 70% की थोड़ी ना, अपने बात राइट आंसर की है। बात तो उस घंटे की है। मान लो आप यहाँ खड़े हो और डेट कितनी है, ठीक है, आपने यहाँ से अपने घर वालों को फोन किया और फोन किया तो बोला कि आज 11 बजे हैं, घर वाले कहेंगे 12 बजे हैं, है ना। हाँ मतलब 11 तारीख है, घर वाले कहेंगे 12 तारीख है। आप कहोगे शनिवार है, वो कहेंगे, आप कहोगे रात के मतलब दोपहर के 3 बजे हैं, वो कहेंगे सुबह के 11 बजे हैं। ठीक है, बावड़ी हो गई कि बावड़ी नहीं हुई है, छोरी भी सही है और घर वाले भी सही है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना है, 300 डिग्री का क्या है, अंतर है। भाई यहाँ से यहाँ तक 150 डिग्री, यहाँ से वहां तक फिर 150 डिग्री, तो कुल कितने डिग्री का अंतर है, 300। और सूर्य की किरणें 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर रेखा को पार करती है, 1 घंटे में 15 डिग्री को पार करती है। तो 300 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, 20 घंटे। तो यदि मैं इस टाइम में 20 घंटे जोड़ ले तो ये वाला टाइम और डेट और सारा आ जाएगा। भाई यहाँ का दे रखा है, वहां का पूछा है ना। अगर यहाँ का दे रखा होता ना, यहाँ का पूछा होता तो 20 घंटे लेस करते अपन। तो अगर यहाँ का दे रखा तो 20 घंटे जोड़ने। अच्छा, 20 घंटे जब भी जोड़ेंगे तो क्या होगा उसमें, अब 20 की जगह एक बार मान लो मैं 24 जोड़ू तो, ऐसे 20 जोड़ के भी देख सकते हो। हाँ हाँ, कितना टाइम आ जाएगा। अब वैसे तो जोड़ोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, देसी जुगाड़ से ही जोड़ ले। तो कितना होगा, अगर मैं मान लो 24 जोड़ता तो क्या होता, आ जाता। जाना कितना था, तो यहाँ इसमें से अगर मैं 4 घंटे लेस कर दूं तो टाइम नहीं आएगा क्या, वही आ गया, लेस करने। पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, एक दिन में कितना समय होता है, यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री देशांतर रेखाओं को घूम के पार करती है, 360। तो 1 घंटे में कितना करेगी, तो 360/24, 15 डिग्री आ जाएगा, करो मत।
कितना डिग्री आएगा, यानी 1 घंटे में कितनी है 15 डिग्री। तो अगर मैं कहूँ कि 1 डिग्री में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में मिनट कितनी है 60 मिनट में कितने डिग्री पार कर रही है, कितनी मिनट आ जाएगी। यानी कि या तो सूर्य की किरणें 1 घंटे में 15 डिग्री को पार करती है, या तो ऐसे काउंट कर लो, या फिर 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है, ऐसे काउंट कर लो। अगर आप कहीं पर भी खड़े हो और कहीं पर भी जा रहे हो, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से किस दिशा में गया ईस्ट में, तो टाइम क्या करना है, यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ जाना है तो टाइम क्या करना है, तो उसी के अनुसार करना है अपने को। अब यहाँ कितने डिग्री का अंतर है, 150 से आप 0 तक चले 150, 1 घंटे में कितना 15 डिग्री, तो 10 घंटे में कितनी आ गया। थोड़ा लेट समझ में आया, फ्री हो जाते, मेरा नुकसान करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, टाइम से लेकर के कोई भी सवाल पूछेगा तो। अब एक और, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। वो आगे और भी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर आप कहोगे कि बस वही पूछ लिया होता तो सर फायदेमंद थे। कहोगे अब ये गोले बार बार क्यों ला रहे हो, सब गोलों का ही खेल है। बस शांतर वाला मामला भी खत्म होने वाला। कैसे, हाँ आ जाओ, आ जाओगी। अब ऐसा ग्लोब है जनरली, ये जिसको दर्शा रही है ना, को दर्शा रही है अक्षांश रेखाओं को, अक्षांतर रेखाओं को दर्शा रही है। अक्षांश और अक्षांतर रेखा इन दोनों को क्या करती है, दर्शा रही है। अब सवाल पूछता है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं। कटिबंध कह दो, कह सकते हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को, और ये नहीं है, और अक्षांश और दो देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को ग्रिड कहते हैं। हिंदी में हम इसे जाल या फिर ऐसे कुछ भी आ जाए, इंग्लिश में तो ग्रिड ही आएगा, आ जाता है। नहीं सुने, ऐसे सिंपल पूछता नहीं है ना। अब ऐसे जनरली सवाल पूछते नहीं है, लेकिन अब मैं नहीं लिखवाऊंगा तो फिर मन में ऐसा वो घूमता रहेगा वापस, ऐसा है। तो छाप लो एक बार, फोटो खींच लो ना, छाप लेना।
दिमाग में मत छापो, कॉपी में छाप लेना, वो याद रहेगा। अब अपना वाला मामला है ना, अभी जो कह रहे थे, एक उदाहरण देता हूँ, एक बाद में कर लेना ना आपने। फोटो खींच लो, आ जाएगा, क्या पता राष्ट्रवादी भावना नहीं आता, ठीक है ना, तुरंत प्रभाव से मैं खींच रही थी फोटो। अपने में से ऐसे मतलब ऐसे सवाल नहीं आते। कई लोग ऐसे देखे होंगे जो एग्जाम के बाद में कहते हैं कि हमारे नंबर कितने हैं, तो में से 90 प्लस क्वेश्चन एग्जाम से निकलते ही 90 प्लस क्वेश्चंस क्या है, राइट है, ऐसा कहते हैं। और जैसे ये एग्जाम से निकले और उस गेट को पार किया और ये 10 क्वेश्चंस तो उसमें ही क्या हो गए, और उसके बाद में फ्रेंड सर्किल से और डिस्कस किया तो कितने और कम हो गए, और 15 से 20 क्वेश्चन जब आंसर की देखते हैं ना तब चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें से कितने गए, 30 और 40, यानी कि 40-45 क्वेश्चंस तो क्या हो गए। अब 30-40 मतलब 45 क्वेश्चन गलत नहीं हुए, का 1/3 और गलत होगा ना, यानी कि 15 क्वेश्चंस और क्या हो गए, जो पीछे 45 बचे उसमें से भी कितने घटा दो, पीछे कितने बच गए। ये ऐसे भी लोग होते हैं तो ये सोच करके ही कहते हैं कि हम तो क्या हो जाएंगे, इजीली पास हो जाएंगे। हाँ, अपन ने दी है कितने अब तक, कहीं मतलब कहीं ऐसे लोग होते हैं जो एग्जाम, अच्छा जिसको पता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, वो कुछ नहीं करेगा। अब मैंने 2011 में एक एयरफोर्स का एग्जाम, एयरफोर्स वाई ग्रुप, और एयरफोर्स वाई ग्रुप में चित्तौड़गढ़ में रैली आई थी, उस रैली आई थी, हम लोग सिरोही से लगभग 48 के आसपास में लोग गए थे। और 48 में से मतलब हम जब हम गए तो उस समय हम बस में वगैरह गए थे सब ग्रुप में, सब लोग ऐसे टेंशन में पढ़ रहे हैं, साहब ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो ग्रुप की ये किताब ने, वो किताब ने, सब पढ़ रहे हैं। अब मैंने सोचा, मैंने कहा अपना तो काम नहीं था, अपन तो गए थे घूमने के लिए, चित्तौड़गढ़ किला देखाएंगे, इस बहाने बाकी हो ना हो सिलेक्शन तो होना होगा तो हो जाएगा, बाकी घूम के आने में क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे साथ में जो 3-4 लोग थे ऐसे, तो वो बोले कि मेरी मैथ अच्छी है, मैंने कहा तू मेरे आगे बैठना। वो बोले मेरा जीके अच्छा है, मैंने कहा तू पीछे बैठ। बोला कि रीजनिंग अच्छी है, मैंने कहा दाएं बैठ। बोले इंग्लिश अच्छी है, मैंने कहा बाएं बैठ। तो उनमें से मेरा सिलेक्शन हुआ, बाकी सब फेल हो। अरे रैली में जैसे जाके बैठे वैसे बैठ गए। अब कारण भी क्या, मैंने जीके वाले से पूछा, तो जीके वाले ने मुझे 1-2 सवाल बताए, फिर बोले मुझे पहले पेपर करने देते, मैं फिर बाद में तेरे को करवा दूंगा। सब यही कहते, सभी ने यही बोला, लेकिन उन सब में से मेरी इंग्लिश ठीक थी, लेकिन उस पेपर में क्राइटेरिया था कि पहले 20 में से 12 क्वेश्चन इंग्लिश के सही होने चाहिए, तब जाकर के आगे वाली कॉपी क्या होगी। तो अपने तो वो 12 क्वेश्चन ठीक हो गए, बाकी वालों के क्या हो गए, तो उनके नंबर बाकी में भले ही ज्यादा रहे होंगे। है ना, तब मामला उनका क्या हो गया उल्टा। और फिर वो लोग जब रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले थे ना, उससे पहले कि ये रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, तो उस समय उन्होंने मतलब साथ वाले कोई थे कि देख मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तू मेरे साथ रुक लेना, मैं तेरा रहने खाने का पैसा मैं दे दूंगा। मैंने कहा रुक लेंगे, अपने तो घूमने आए, वैसे भी अपने क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनमें से सिलेक्शन किसका हुआ, सिर्फ मेरा हुआ, बाकी सब उड़ गए। तो कई बार किस्मत होती है ना, वो भी साथ दे जाती है। जबकि जबकि मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं था कि मेरा एग्जाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसीलिए केवल और केवल नॉलेज के आधार पर काम बदलो। अगर केवल किस्मत ही हालातों को बदलती, फिर हालात वाले लोग गरीब नहीं होते, ये हाथ है ना, वो लोग गरीब नहीं होते।
या फिर वो लोग असफल नहीं होते, केवल किस्मत। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी किस्मतें खुद पलटी है, लेकिन वो किस आधार पर पलटी है? मेहनत के आधार। जहाँ किस्मत के भरोसे जो बैठते हैं ना, उनको सिर्फ इतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ के जाते हैं। किस्मत को पलटने का एक ही तरीका है, मेहनत करो, और उससे ज्यादा और कुछ भी। वो इंग्लिश में कोई मेरी किस्मत साथ नहीं दी थी, वो मेरी मेहनत थी, जिसके बिहाफ पे मुझे दूसरों में क्या मिल गया, क्या मिल गया, इसी बिहाफ पे काम कर। बाकी की चर्चा कल करेंगे।